हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एरर क्लासेस। आज हम आपसे बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरीज लॉज के ऊपर। तो हेनरी लॉ है क्या वो देखिए। यहाँ पर देखिए हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की। उनके प्रेशर की जो गैस का प्रेशर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यहाँ पर क्या है, जब आप किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, गैस को घोल रहे हैं, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो उन गैसेस के प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर गैसेस कौन सी है, H2 है, N2 है। ये वाटर में डिसोसिएट नहीं होती ये गैसेस। इनके लिए जो वाटर में डिसोसिएट नहीं होती जो गैस, उनके लिए हेनरी लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, जैसे H2 एंड N2। अब यहाँ देखिए, इफ सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है मोल फ्रैक्शन की टर्म में, यहाँ पर क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया मोल फ्रैक्शन के टर्म में। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी ही तो है। तो यहाँ पर देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन है, तो पी जो गैस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके जो गैस का मोल फ्रैक्शन है उसकी। समझ रहे हैं आप। अब देखिए, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, यहाँ से ये। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पर के एच आ गया। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये हेनरीज कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। देखिए कि एच जो है वो डिपेंड करता है टू फैक्टर पे। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस, सेकंड है टेम्परेचर। अलग अलग गैसेस के लिए की एच की वैल्यू अलग अलग होगी। और के एच है हेनरी कांस्टेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड, इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। के बी और के एफ थे, वो भी सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहे थे, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग थे। यहाँ पर के एच हेनरी कांस्टेंट फिर वो गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, अलग अलग गैस के लिए के एच भी अलग अलग होगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखिए ये रिएक्शन है लिक्विड प्लस गैस। आप क्या कर रहे हैं, गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कोल्ड ड्रिंक है, उसमें क्या होता है, CO2 जो है वो वाटर के अंदर ही तो डिसॉल्व है, तो गैस जो है लिक्विड के अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर गैस जो है वो डिसॉल्व हो रही है लिक्विड के अंदर, तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर को आप जब कांस्टेंट करेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया आपने, तो के एच इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए लिक्विड और गैस जो है वो आपस में डिसॉल्व हो रही है। अगर टेम्परेचर आप कम करेंगे तो गैस अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाएगी, मिल जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। जो डिसॉल्व गैस थी अब वो लिक्विड और गैस में से अलग अलग हो जाएगी, वो अलग अलग हो जाएगी। इधर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उधर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कैसे है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, इसका ड्रॉबैक क्या है, गैसेस विच डिसॉल्व इन वाटर डज नॉट ओबे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करती। कौन सी गैसेस, जो वाटर में डिसोसिएटेड है, डिसोसिएटेड। जो गैसेस वाटर में डिसोसिएट होती हैं वो हेनरीज लॉस को ओबे नहीं करती। कौन कौन सी डिसोसिएट हो रही है, जैसे अमोनिया है या HCl है। कैसे डिसोसिएट हो रही है, देखिए ये अमोनिया है, जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट होगी,
NH4 OH बना लेगी। इसका मतलब ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगी, NH प्लस प्लस OH नेगेटिव। तो ये हेनरीज लॉ जो है इस पे एप्लीकेबल नहीं है। और सेकंड गैस कौन सी थी? HCl। HCl भी जो है वो डिसोसिएट हो रही है H प्लस में और Cl नेगेटिव, ये भी डिसोसिएट हो रही है, तो इस पर भी एप्लीकेबल नहीं है हेनरी। ओके, तो यहाँ पर आप ये समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, अब इस एक्सपेरिमेंट से समझिए कि आपके पास कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगी हुई है, ये पिस्टन आपने लगा दी यहाँ, और यहाँ पर पिस्टन लगी हुई है, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? वाटर फिल है। ये क्या है? वाटर या लिक्विड फिल है यहाँ। अब यहाँ पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, जब यहाँ पर आप इस पिस्टन को नीचे लेंगे, दबाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? ये जो गैसेस हैं, ये जो बाहर गैसेस थी, अब यहाँ पर लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगी। वैसे कोल्ड ड्रिंक में ऐसे ही तो होता है, कोल्ड ड्रिंक में वाटर होता है, CO2 डिजॉल्व होती है, उसमें प्रेशर हाई करते हैं। अभी तो जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप ओपन करते हैं तो इसमें साउंड आता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है जब आप इंक्रीज करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये वाटर में डिजॉल्व होंगे, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ओके, अब यहाँ पर सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये बात हो रही है, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब सेकंड केस देखिए, यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर है ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर को कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे होगी? ये जो गैस की मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप टेम्परेचर इनको ज़्यादा देंगे, सपोज करिए आपने टेम्परेचर ज़्यादा दिया, तो इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये इधर उधर भागेंगे, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, अच्छे से डिजॉल्व तो नहीं हो पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और ये रैंडम मोशन करते हैं गैस के पार्टिकल, वैसे भी आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो ये और इधर उधर भागेंगे, तो यहाँ पर ये डिजॉल्व तो होंगे नहीं, स्पेस कम होगा। यहाँ पर जब प्रेशर आपने बढ़ाया था तो इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ स्पेस कम हुआ था, तो यहाँ पर आराम से डिजॉल्व हो गए थे। अब आपने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से रैंडम मोशन कर रहे हैं तो ये डिजॉल्व तो होंगे नहीं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक आप ठंडी पीते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 डिजॉल्व नहीं होगी अच्छे से तो आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट खराब लगेगा, वो अच्छी नहीं लगेगी। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है, इसलिए आप ठंडी पीते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप कोल्ड ड्रिंक में से निकाल कर आपने रूम टेम्परेचर पे रख दी तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो CO2 जो उसमें डिजॉल्व थी वो सब उड़ जाएगी और आपको टेस्ट खराब लगेगी। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अच्छी होगी। और यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे है? टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको आप कम कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को कम कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हैं। तो एनर्जी रिलीज होगी तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर आप कम कर रही हैं, इस जगह टेम्परेचर कम किया आपने, ये डिज़ोल्व हो गई और यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें एक्सोथर्मिक, लिक्विड और गैस अलग हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट पूरा। तो यहाँ पर जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो KH इंक्रीज हुआ और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो गई। कैसे? एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है और फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रेशर ही गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी बात एक है, सॉल्युबिलिटी जो है वो मोल फ्रैक्शन की टर्म में दी है। अगर आप यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है? इंक्रीज करेंगे तो KH जो है वो डिक्रीज होगा, तभी तो प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस आप कांस्टेंट रख रहे हैं। सॉल्युबिलिटी जो मोल फ्रैक्शन है वो इंक्रीज होगा और KH डिक्रीज होगा। अगर आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को कम कर रहे हैं तो KH जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर और KH में क्या रिलेशन आएगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो KH भी इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यहाँ पर ये जो है ये रिलेशन जो है वो इनवर्स। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? टेम्परेचर का मैंने आपको अलग से बता दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस मॉलिक्यूल रैंडम भागेंगे, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। KH अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम बनने से। तो आपको पूरी बात समझ में आ गई, टेम्परेचर और KH और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है। ओके, और इसका ये ड्रॉबैक है, इसको आप याद रखिएगा। तो गैसेस डिसोसिएट नहीं हो वाटर में, वो ऑबे नहीं करती हैं हेनरीज लॉ को। हेनरीज लॉ को गैसेज हैं वो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए वाटर। ओके, तो यहाँ पर हेनरी लॉ आप समझ गए पूरा अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट। हेनरी लॉ की रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? नॉट। ओके, करेक्ट नहीं देखना, हमें नॉट देखना है। यहाँ पर ही फंसती है बच्ची, गलत हो जाता है क्वेश्चन। ये ऑप्शन ए देखिए, डिफरेंट गैस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। हाँ, नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है KH जो है हेनरीज कांस्टेंट ये गैसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट होता है, ये सही है। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें गलत चाहिए। बी देखिए, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। यहाँ पर क्या कह रहा है ये? हायर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू हाई है गिवन प्रेशर, किसी कांस्टेंट प्रेशर पे हायर द सॉल्युबिलिटी हायर होगी। गलत है, यहाँ पर ये प्रेशर कांस्टेंट रखना है। KH और जो मोल फ्रैक्शन है ये सॉल्युबिलिटी ये उसको आपको, ये हाई है तो ये लॉ रहेगा, अगर ये लॉ है तो ये हाई रहे KH। भी तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये दोनों तो एक साथ हाई नहीं हो सकते, कांस्टेंट नहीं आ सकते। प्रेशर कांस्टेंट फिर कैसे रहेगा अगर दोनों हाई कर देंगे? प्रेशर भी तो इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है, गिवन प्रेशर दिया है यहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो ये जो है वो गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए सी भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। KH इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। सही बात है, ये टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KH इंक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज गैस की। ओके, डी देखिए, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज वेपर फेस का इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉलिड। ये बात भी सही टेक्नीशियन, राइट। यहाँ देखिए क्वेश्चन, विच वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? ए यहाँ पर Raoult's law state the vapor pressure of a component over the solution is proportional to its mole fraction। तो जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बात सही है। वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स लॉ है, हाँ ये बात सही है, ये मैंने यही तो
रेनॉल्ड्स लॉ था, वैसे यहाँ पर पी ए है, यहाँ पर पी नॉट ए एक्स है। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन दैट कंपोनेंट है। ये देखिए यहाँ पर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, यहाँ पर एम मोलरिटी है। हाँ ये इक्वेशन सही है, यही तो होती है इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। यहाँ पर हमसे सॉल्ट वगैरह इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तो बात नहीं की, जनरल फार्मूला पूछा, तो ये ऑप्शन भी सही है। ये देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओपी फॉर 0.01 एम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईच स्टेटमेंट ईच कंपाउंड इज, पहला कंपाउंड दिए ये दो कंपाउंड, इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, BaCl2 इज ग्रेटर देन KCl। हाँ पाई इज इक्वल टू ICRT। यहाँ से देख की वैल्यू है ये, जबकि टी दोनों के लिए इक्वल है। आई की वैल्यू यहाँ पर ये आएगी n के बराबर है, तो यहाँ पर n 3 निकल के आएगा, ये i के बराबर निकल के आएगा, और यहाँ पर i इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 1 + 2, और यहाँ पर 1 + 1 i इज इक्वल टू यहाँ पर 2 निकल के आएगा, तो ये ज़्यादा निकल के आएगी, इसका i ज़्यादा, ये इक्वल है, ये r सेम है, t सेम है, तो इसको हटा दीजिए, इसका i ज़्यादा उसका पाई भी ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, तो BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा KCl की कंपेयर में। ऑप्शन डी देखिए, टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलरिटी preparing in different solvent have the same delta TF, सेम डेल्टा TF है टू सुक्रोज सॉल्यूशन का। यहाँ पर देखिए टू सुक्रोज सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलरिटी, मोलरिटी सेम है, preparing in different solvent, सॉल्वेंट अलग अलग है, have the same डेल्टा TF, ये बात सही है। फॉर्मूला देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू, यहाँ पर KF है और यहाँ पर मोलरिटी है, जाने का मोलरिटी सेम है तो मोलरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, KF जो है वो सेम होगा। अगर KF सेम होता तो डेल्टा TF भी सेम होता, लेकिन यहाँ पर KF जो है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है KF डिफरेंट सॉल्वेंट का डिफरेंट निकल के आएगा, तो ये डिफरेंट होगा तो डेल्टा TF कहाँ से सेम हो जाए। यही ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है ये आपको फॉल्स है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हमसे फॉल्स पूछा है तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि हमें गलत देखना है कौन सा गलत है, ये तीनों सही थे, ये फॉल्स है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, जितने भी मैं आपको करा रही हूँ सब PY के होंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 from air dissolve in 10 mole of H2 at 298 Kelvin and 5 atm pressure। ये H की वैल्यू आपको ये दी है, H ऑफ N2 अलग अलग होता है ना अलग अलग गैस के लिए, KH 10⁵ atm। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर किस तरह होगा ये सॉल्व, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, एयर में कितना है मोल फ्रैक्शन, एयर में है N2 का, N2 क्या है यहाँ पर गैस है, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब Y ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन गैस मतलब वेपर फेस में, यहाँ पर क्या दिया है हमें, यहाँ पर 0.8 दिया, ये हमें दिया है Y/N2 मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस या गैस फेस। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर डाल्टन लॉ लगाना है, जिससे हमें पार्शियल प्रेशर पता चलेगा, पार्शियल प्रेशर पता चलेगा तभी तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH किस पे N2 का इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें ये चाहिए। अब इससे हम ये निकालेंगे पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर ये प्रेशर नहीं है, यहाँ पर 5 atm भी दिया है, बच्चे क्या करते हैं ये टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 रख देते हैं, ये गलत हो जाता है, पहले हमें PN2 निकाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। देखिए डाल्टन लॉ लगा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन वेपर फेस इनटू यहाँ पर क्या आएगा टोटल प्रेशर, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की वैल्यू निकल के आएगी, ये मोल फ्रैक्शन जो है N2 है कितना दिया है 0.8 और टोटल प्रेशर कितना दिया है 5 दिया है, ये दिया टोटल प्रेशर है एयर में, यहाँ पर जो है
4 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कैसे वैल्यू पुट करनी है आपको। Pn2 कितना दिया है 4, pH यहाँ पर 10⁵ दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये लिक्विड फेस में है, लिक्विड स्टेट में है मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर xN2 जो है वो निकल के आएगा 4 × 10⁻⁵ ये निकल के आया। अब हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, N2 के मोल्स निकालने हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हमें पता चल गई। मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन से। यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 है, यहाँ पर मोल ऑफ N2, N2 के मोल ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, मोल ऑफ N2 अपॉन टोटल मोल। इसमें वाटर में तो डिसॉल्व है N2, तो N2 टोटल मोल N2 के और वाटर के NH2। यहाँ पर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, N2 के मोल्स कम है, तो ये इसको 0 एज्यूम करके चलेंगे। तो xN2 जो है वो कितना निकल के आया, N2 NH2। ये फॉर्मूला जो है वो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई ज़्यादा वैरायटी नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर न्यूमेरिकल में हेनरी लॉस से क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, डेटा घुमा देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ये एक ही तरीका है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपसे पूछा है एन मोल ऑफ N2, तो यहाँ पर आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू NH2। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कितने निकल के आए थे, 4 × 10⁻⁵ और N2 कितने, N इसके मोल्स कितने थे वाटर के, देखिए वाटर के मोल कितने हैं, यहाँ पर 10 मोल है। यहाँ पर वैल्यू निकल के आई 4 × 10⁻⁵ इंटू वाटर के मोल है यहाँ पर 10 मोल्स। यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी 4 × 10⁻⁻, ये वैल्यू निकल के आई, किसकी निकल के आई ये वैल्यू, मोल ऑफ N2, ये आपकी ऑफ N2। ये आपका आंसर, जरा आप निकाल, सिंपल है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आप याद रखिए, हेनरी लॉस कराया है और ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं जाते। ये जो क्वेश्चन है ये वाले थ्योरेटिकल, ये PYQ टाइप पे पूछ। ओके, तो यहाँ पर हेनरी लॉ के साथ आपका सॉल्यूशन चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया आपका ये। अब हम बात करेंगे जो नया जो चैप्टर आएगा आपका, वो आएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ऐसा करते हैं, उससे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। ओके, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट। तो केमिकल बॉन्डिंग अब हम स्टार्ट करेंगे, तो आप कंटिन्यू करिए। तो एलर्ट क्लासेस को अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए, और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। ओके, शेयर करिए, क्योंकि ना सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को बताइए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सक्राइब करें और वो पढ़ें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।